हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेकर के आए हैं हम क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारी बातचीत कर ली थी करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर अब आता है एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पर इसकी एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, एक मेटेलिक करैक्टर के बारे में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाया है यहाँ पर उसका करंट के साथ में। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हुआ आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पी डी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लिखते हैं और करंट को अपन लोग यहाँ पर I लिखते हैं। देखिए तो देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ I के, तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने V इक्वल्स टू आई आर कर दिया। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ एक कांस्टेंट का, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, अभी इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि जब हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाना पड़ता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और यहाँ पर जो आर हमने इंट्रोडक्शन किया है जिसका, ये है रेजिस्टेंस। दूसरी बात है कि वो यहाँ पर आपसे ग्राफ भी पूछता है कि इनके बीच में कैसा ग्राफ रहेगा। तो सपोज कीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V आपने यहाँ पर लिया और करंट आपने यहाँ लिया और ये उसका सिंबल है। तो देखिए इनके बीच में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो याद रखिएगा जो भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ही यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ रहने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का। तो देखिए ओम्स लॉ जो है उसके लिए स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड साथ में ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमने कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इसका क्या वैल्यू है और क्या रहता है, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हमने ओम्स लॉ के बारे में बात कर ली है, ओम्स लॉ हमें पूरा समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, जो आर हमने कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ कहता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो आपने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, और उसी R को जो आपने कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था उसी को आप कहते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसके अंदर वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि ये करंट को रोकने वाली प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर की। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो SI यूनिट है उसे हम बोलते हैं ओम, और इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। आप देखिए ऐसे बनाइए एंड देन उसके बाद में इसको ऐसे टर्न आउट कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मैं और क्लियर बना देता हूँ इसे। तो ये ऐसे करके आप ओम का सिंबल बना सकते हैं। तो देखिए कोई आपसे पूछे कि 1 ओम की वैल्यू क्या होती है, तो ये बेसिकली 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर होता है। देखिए यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी V अपॉन में I ए। ये हो गया आपका जो रेजिस्टेंस है उसका बेसिक फॉर्मूला। तो देखिए जब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये वो रेजिस्टेंस है जो 1 वोल्ट जो होता है उस पर लगता है 1 एम्पेयर करंट की वजह से। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, रियोस्टेट। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर V और I भी क्या रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पर R अगर वेरी करेगा तो V और I पर भी फर्क पड़ेगा। तो जो चीज़ कांस्टेंट है तो उसे हमने बोल दिया कि जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी चल रही है एक कंडक्टर की, तो हमने उसे रेजिस्टेंस बोल दिया।
लेकिन वहीं पर ये जो रेजिस्टेंस है अगर ये वेरिएबल हो गया तो उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? करंट को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें हमें बार बार वोल्टेज का जो सोर्स है उसे बदलना ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पूरा समझ लिया है। अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है एक कंडक्टर का, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब यहाँ पर एक एजम्पशन कह लीजिए, या हम सिर्फ इन्हीं मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं जो आपके यूनिफॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर की। यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर होते हैं कि कहीं पर ये ज़्यादा थिक नहीं है मेटेलिक कंडक्टर और कहीं पर ज़्यादा ये थिन नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म है हर जगह। और यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पर L मान लूँ, तो यहाँ रेजिस्टेंस के साथ में इसका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड सेकंड नंबर पे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं अगर A मान लेता हूँ तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन कि ये R प्रोपोर्शनल और ये 1/A। अब थर्ड नंबर पर है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। तो देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर को हम कैपिटल T रख लें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो देखिए ये सारी है यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों की। अब फोर्थ नंबर पे आती है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए ये बात डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस आप किसका निकाल रहे हैं। आप किसी मेटल का निकाल रहे हैं, किसी अलॉय का निकाल रहे हैं, या किसी इंसुलेटर का निकाल रहे हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि किसका आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं और रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर के लिए ये है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन करते हैं हम रेजिस्टिविटी का कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों अब समझते हैं हम रेजिस्टिविटी को कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 1 मीटर है। ये लीजिए, इसे हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर साइड का एक क्यूब है और इसके अपोजिट फेसेस पर जो करंट है वो पास ऑन हो रहा है। तो इस क्यूब की वजह से जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अभी आपने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो देखिए जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं तो ये बनता है यहाँ से कि R प्रोपोर्शनल L/A के है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू को लाना पड़ता है। तो ये जो हम कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये यही है जो अभी हमने आपको समझाया है और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रो। तो इसे बनाने का तरीका है कि P बनाइए और उसे नीचे से थोड़ा सा टर्न आउट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक प्रोपोर्शनलिटी थी उसको जो रिमूव करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन दिया है एक कांस्टेंट वैल्यू का, वही होता है आपका रेजिस्टिविटी। और ये जो डेफिनेशन है ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, बिकॉज यहाँ से जो आपकी रो की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी RA/L। तो देखिए ये है वो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड हो रहा है एक क्यूब के द्वारा और जिसकी क्यूब की साइड है 1 मीटर और करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिट फेसेस पर कर रहा है। इसकी जो SI यूनिट है जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी ओम मीटर और ये है इसका सिंबल ओम और M। तो ओम मीटर बन गया ये
और यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है वो इन दो बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि ये चेंज होती है टेम्परेचर के साथ में, और ये चेंज नहीं होती है चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी की जो बेसिक नॉलेज है आप लोगों के लिए वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस के बारे में, जो कि बोर्ड या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स या एलॉयज़ के लिए जो है वो होती है 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। वहीं पर अगर हम देखें जो रेंज है रेजिस्टिविटी की इंसुलेटर्स के लिए, तो वो होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 तक। तो देखिए यहाँ पर जो मेटल्स हैं या अलॉयज़ हैं उनके अंदर ये माइनस की वैल्यू है और यहाँ पर ये पॉजिटिव की वैल्यू है इंसुलेटर के लिए। तो आप जानते ही हैं कि मेटल्स और अलॉयज़ जो होते हैं वो करंट को पास करना क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। तो वहीं पर जो रेजिस्टिविटी है वो कम होनी चाहिए, यहाँ पर इंसुलेटर जो हैं वो उनको अलाउ नहीं करते, उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है थर्ड नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अलॉयज़ हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो जनरली हायर होती है देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। आपको पता ही है कि जो अलॉयज़ होते हैं यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं उनको मिला करके बनते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अलॉयज़ हैं उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हायर देखने को मिलती है जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं जिनसे वो बनाए गए हैं उनके मुकाबले में। यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है ये भी अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम जो हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, और यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको लो रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें आगे भेजनी होती है, उसके लिए हम कॉपर और एल्युमिनियम की जो वायर्स हैं उनका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमने रेजिस्टिविटी और साथ साथ ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो होते हैं ये कैसे सर्किट में लगाए जाते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के अंदर।